डीडी किसान, बदलते भारत की शान। Life is a challenge.
Freeze. দাদা চাহ দিছো, আহক। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखो पवन, आज तक तो हमारी जोड़ी बहुत कामयाब रही। आजकल तो तुम जानते ही हो, सिर्फ हीरो हीरोइन को देखने के लिए लोग फिल्मों में नहीं जाते हैं। वे लोग जानना चाहते हैं कि परिचालक कौन है, पटकथा लेखक कौन है, वे लोग कामयाब है या नहीं, सफल है या नहीं, है ना? बिल्कुल। ये अब आप हमारे मेहनत का फल कहो या हमारा नसीब, लेकिन ये बात तो सच है कि लोग हम दोनों का जोड़ी देखकर, नाम सुनकर ही मूवी देखने आते हैं, और ये सुनकर अच्छा लगता है। वैसे आपने अगली फिल्म के बारे में क्या सोचा है? मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। अलग? देखो, हम लोगों की फिल्में बॉक्स ऑफिस में हिट है और मनोरंजन भी है, पर इस बार सोच रहा हूँ ऐसी एक फिल्म बनाऊं जो सोच को उजागर करते हैं, थॉट प्रोवोकिंग। पैरेलल सिनेमा, यू मीन रियलिस्टिक? एब्सोल्युटली मैन, एब्सोल्युटली, ताकि हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। ऐसी कोई कहानी तुम्हारे पास है क्या? कहानी तो है ढेर सारी, लेकिन एक कहानी है जो सच्ची घटना पे आधारित है। मेरे ख्याल से वो कहानी सबसे अच्छी रहेगी। अच्छा, पवन, तुम अभी वो कहानी मुझे सुना सकते हो क्या? उस कहानी का बैकग्राउंड है, उस कहानी का बैकग्राउंड है एक खतरनाक सामाजिक समस्या के ऊपर। पवन जी, आप मेरी जिंदगी के ऊपर कहानी लिखना चाहते हैं, पर क्यों? क्या है मेरी जिंदगी में? और तो और, आप लोग मेरी कहानी को लेके एक फिल्म बनाना चाहते हैं? देखिए, मुझे बताने में कोई समस्या नहीं है, पर एक बार आप सोच लीजिए, ये फिल्म होने के बाद, लिखने के बाद, क्या दर्शक उसे अपनाएंगे? देखिए रेखा जी, यहाँ आने से पहले मैंने काफी चिंतन मनन किया, और सही बात तो यह है कि मैंने अभी तक आपके मुंह से कुछ नहीं सुना, लेकिन दूसरों से मैंने जो कुछ भी सुना, उसे सुनकर मुझे लगा कि आपके जीवन की इस घटना पर अगर मैं एक कहानी लिखता हूँ और उसमें एक किताब बनती है, एक फिल्म बनती है, और लोग उसे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनसे उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी और लोग काफी प्रेरित होंगे। तो ठीक है, सुनिए। मेरा जन्म हरिपुर गांव के एक परिवार में हुआ था। गांव के सहज, सरल और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैं पली बड़ी हूँ। हमारे गांव में चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। गांव में हर धर्म और जाति के लोग होते हुए भी नृत्य, संगीत और मानवता के एक ही रंग में गुथे हुए थे।
माँ पिताजी कहते थे बचपन से ही मैं एक शांत स्वभाव की लड़की थी। पढ़ाई में भी मैं काफी प्रतिभाशाली थी। बचपन से ही मेरे अंदर छुपी एक कलाकार नर्तकी के रूप में उभर आई। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। हमारे हरिपुर गांव में सभी धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर बड़ी प्रेम से रहते थे। ऐसा लगता था जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम मानो हमारे गांव में ही दिखाई देता था। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खेतीबाड़ी, पशुपालन जैसे कार्य में व्यस्त थे हमारे गांव। लेकिन पुराने समय में राजा महाराजा उनके दरबार में विद्वान लोगों को हमेशा ऊंचा स्थान देते थे। पता है क्यों? क्योंकि अगर उनके राज्य के विद्वानों को उनकी मुट्ठी में नहीं रहेंगे तो वो राज्य की जनता को जागृत कर उनके खिलाफ भड़का सकते हैं। हमारे गांव को किसी की बुरी नजर लग गई। हमारा गांव प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा था। ऊपर से शहर से नजदीक। एक दिन एक व्यवसायी की बुरी नजर उस पर पड़ गई। आज राजा महाराजाओं का युग तो नहीं है, पर इस युग के उनके महाराजा हैं हम जैसे व्यवसायी पर। हमारे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना पहले था। आजकल शिक्षा घर घर पहुंच गई है। लोग शिक्षित होकर सही गलत का मतलब समझने लगे हैं।
है कैसे मैं भक्ति करूं तुम्हें मैं, हरी 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 है मुरलीधर। अरे हसन, क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरह से तुम दबाकर भाग रहे हो? गांव में भूसाल आया है क्या? खतरनाक बात हो रहा है। भूचाल होने से तो अच्छा ही है, फिर भी बच सकते क्या हैं। हुआ? गांव की जमीन। जमीन? हाँ, एक व्यापारी हम लोगों से हड़पने के लिए आए हैं। क्या क्या बोल रहे हो? ये सब गांव के जमीन हड़पने आए हैं? अब बात कहने की समय नहीं है, मैं तुरंत गांव वासी को सूचित करता हूँ। प्रेम प्रेम नाम है मेरा। लोगों को मारना मेरा नशा नहीं, पेशा भी नहीं। ठेकेदार हूँ, ठेका ही मेरा नशा और पैसा। लेकिन जब कोई मेरे काम पर टांग अड़ाते हैं तब मैं बात नहीं करता, बात करता है मेरा ये चाकू। तुम लोग शुभ साफ से पैसा ले लो और गांव खाली करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो क्या आपके पिताजी ने इसका सीधी तरह से विद्रोह किया? नहीं, पिताजी को जब गांव के लोगों से जानकारी मिली, एक दिन एक व्यवसायिक ने अच्छी कीमत देकर हमारे गांव की जमीन को खरीदना चाहते थे और बाद में उसकी योजना हमारे गांव में शराब का एक ठेका खोलने का था। तब पिताजी ने गांव के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर एक सामूहिक सभा का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोगों को जो होने जा रहा था उसके कुप्रभावों से अवगत कराया। उन्हें समझाया कि अभी तो उन्हें अपनी जमीन की अच्छी कीमत मिल जाएगी, पर उस दिन क्या होगा जब ये ठेका खुल जाएगा और खुले आम हमारे गांव में शराब बिकने लगेगी। उसके बाद क्या हमारे गांव को खुशहाल स्वरूप की कल्पना भी कर पाएंगे? उन लोगों ने मास्टर जी को लालच देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मास्टर जी उनके आगे झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। क्या वो लोग आंदोलन करेंगे? फिर तो हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी तक तो मुझे सरकार से कारखाना खोलने का लाइसेंस भी नहीं मिला और गांव वालों के बिना लिखित मंजूरी के मुझे वो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, अब मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। वो लोग आग से खेलना चाहते हैं ना, अब मैं दिखाऊंगा उन्हें मुझे भी आग से खेलना आता है। तुम लोग आज रात। लोग कितना स्वार्थी हो सकते हैं, ये मेरी कल्पना से ही परे है। ईश्वर ने हमें छोटी सी जिंदगी दी है। इस छोटी सी जिंदगी में हम धन संपदा के पीछे भाग कितने अन्यायपूर्ण कृत्य करते हैं। ये सच में एक विडंबना है। उस रात जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब भी सुखदेव, हम भी किन लोगों के लिए मर गए। मैं समझ सकता हूँ रेखा जी कि आपने कविता के जरिए अपने अनुभव को क्यों सुनाया। इतनी बड़ी आपदा के बाद आपको आश्रय दिया उस मुस्लिम परिवार ने। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। क्या है ये सब? शिव जी का प्रसाद। एक कश मार लो तो मंथन बन जाएगा। आनंद ही आनंद।
है।